आज दावेदारी की है, दरख्वास्त दिया है FIR मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ और मरियम नवाज के खिलाफ, जिसमें मैंने लिखा है कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है तो ये दोनों मेरे कत्ल के भी जिम्मेदार होंगे। जब तक ये हुकूमत है, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी? अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीजन होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी, अभी तो हफ्ता दर्जन हुआ है इक़्तिदार में आए हुए, तो अभी तो आपने बहुत सारे मजे लेने। मैं भी आपके साथ हूँ झूले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तमाम तर सियासी बहसें एक साइड पे, और जो IMF का इस वक्त मुआयना मिशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और जो उसकी मीटिंग्स हैं और जहां पे पाकिस्तान को क्रैश किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, वो दूसरी साइड पे, और वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया इस वक्त। आज ये जो सेशन था, यह जो मीटिंग्स थी, आज इसे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब एक दिन और एक्सटेंड हो गई है, और कल फैसला होगा कि IMF किस कंडीशन पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है, जो गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, और अब मजीद तकरीबन 150 गुना गैस की कीमतों में इजाफे का एक परवाना तैयार पड़ा हुआ है, वो भी है। फिर जो महंगाई है, फिर जो बेरोजगारी है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, सफर करती हुई क्रेडिबिलिटी है, इन सारी चीजों को अगर सामने रखा जाए तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के आने वाले दिन कैसे होंगे, क्या वो ठीक होंगे या बुरे होंगे। और यह बात सिर्फ मेरी हद तक महदूद नहीं, बल्कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में बैठ के, जहां पे वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ बैठे हुए थे, वहां पे उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी। यानी ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जिनकी पंजाब के अंदर हुकूमत है और वफाक के अंदर हुकूमत है। और अगला उनका नुक्ता यह है कि अवाम के सबर को कब तक आजमाएंगे। ये किसको कह रहे हैं ये? और किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। किसको कह रहे हैं कि सोलर पैनल दें? पंजाब गवर्नमेंट को कह रहे हैं, वफाकी गवर्नमेंट को कह रहे हैं। और क्या मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, या वो गवर्नमेंट है, या वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, या वो हुकूमतें चलाने वाले हैं? वो क्या है, ये एक फैसला करना, और वो किसको कह रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा काश्तकार को इसकी मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए, आड़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। तो ये आवाज सिर्फ मैं नहीं उठा रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं उठा रही, या आम आदमी नहीं उठा रहा, ये मियां नवाज शरीफ साहब उठा रहे हैं। और कहां बैठ के उठा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के, जो एक हाई पावर्ड किस्म का इजलास है, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है, तो आवाम को गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद कैसे मुतमईन कर सकेगी? बहुत बड़ा सवाल है, जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कैसर शेख साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वजीर है मैरीटाइम अफेयर्स के, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर फरज सलीम साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो कैसर शेख साहब, आप क्योंकि खुद बिजनेसमैन भी हैं, और पाकिस्तान के माशी हालात आपके सामने हैं, और गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, शुरू में जो कुछ कर रही है, वो भी आपके सामने है। तो जब ये एग्रीमेंट IMF का हो जाएगा, तो कहां स्टैंड करेगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो मईशत है, वो तो सब जानते हैं। इस वक्त जो हालात हैं हमारे, जो डेफिसिट है, जो खसारा है, बजट में खसारा है, जो टैक्सेशन में लीकेज हो रही हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी को ठीक करना है, और ये ठीक करने के लिए हमने मुसम्मम इरादा किया हुआ है, हम डिटरमेंट हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो हम ये शुरू की हमारी गवर्नमेंट, और जो कॉन्फिडेंस किया गया, चैलेंज कबूल किया हमने, और जल्द, ये तो मैं नहीं कह रहा था फौरी तौर पे, क्योंकि इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट होने में वक्त लगता है। बिल्कुल किसी को ये कह देना कि कल को ये हो जाएगा, वक्त लगेगा कि, लेकिन हमारी जो जद्दोजहद है, हमारी जो मेहनतें हैं, वो राइट डायरेक्शन में है। मसला ये है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो एक कंटिन्यूटी है। पिछले 16 महीने पहले आपकी गवर्नमेंट थे, और उसकी जो पॉलिसी थी वो इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नए आए हैं तो अब हमारे पास ज़ाहिर है हमें टाइम दिया जाए, और ओवरनाइट नहीं हो सकता, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो आप पहले गवर्नमेंट करके गए हैं, लिहाजा अब आपके पास ये एतराज नहीं है कि हमें टाइम मिलना चाहिए तो ठीक कर लेंगे? नहीं, क्यों नहीं है एतराज? आप तो बड़े समझदार हैं और समझते हैं मुल्कों की इकानमी को ठीक करने में डिकेड्स लगती हैं। ये 16 महीने का काम नहीं है। जो बिगाड़ आया था जब हमने हुकूमत संभाली 16 महीने पहले, तो आपको पता है कि 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी और 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी। ये मैं जून 22 की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूँ आपको। 50 अरब डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप था,
और इसी तरह बजट का खसारा जो था 4,000 अरब रुपए का था। तो ये क्या ख्याल है आपका कि कोई आदमी आके कोई भी दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन जो माहिर मुईशत है वो इतने थोड़े अरसे में तो इसको ठीक नहीं कर सकता। जो बिगाड़ आया ना हमारा 30-32 साल में, 1990 में पाकिस्तान की इकानमी इंडिया की इकानमी पाकिस्तान से 4 गुना थी, आज वो 12 गुना हो गए हैं पिछले 30-32 साल में। बहुत मेहनत की जरूरत है। हमने जो गलतियां की हैं सारी हुकूमतें उसमें शामिल हैं, और ये इस तरह तो नहीं चलेगा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हमें ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। अमीर की जो मराहत हैं, मैं खुद उस तबके से तल्लुक रखता हूं, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूं कराची का, तो मैं समझता हूं जो मराहत हैं वो आम आदमियों को देना पड़ेगा। SMEs के लिए हमें ज्यादा कर्जे देने, और दे रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, उस तरफ हमने आगाज कर दिया है। लेकिन इसमें आप कहें कि ये अभी जो है एक सवाल शेख साहब ये भी है कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, टैक्सीज बढ़ रहे हैं, तो क्या आम आदमी ये अफोर्ड कर सकेगा? सवाल है, दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं उससे पहले मैं सेनेटर हमायूं साहब को लेना चाह रहा हूं। डॉक्टर फरमाइए सर, ये सूरत हाल आपके सामने, और इस वक्त ज़ाहिर IMF यहां बैठा हुआ है, और बजाय इसके कि आप उस वक्त स्टेट को मजबूत करें, आप ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट ही ना हो सके। जिस तरह न्यूयॉर्क के अंदर मुजाहरा हुआ, IMF के हेडक्वार्टर के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंडे उठा के वहां पे बात करी, तो आप क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान गर्दाब से निकल सके, इन इशूज से बाहर आ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह अभी कैसर शेख साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि 1990s में पाकिस्तान से इंडिया 4 गुना बेहतर था। 1980 में प्रॉब्ली शायद पाकिस्तान इंडिया से 1.5 टाइम्स बेटर होगा, या जरा बेहतर ही था। अब हम अगर 1990 से ले लेते हैं और 2018 तक ले लेते हैं, ये 28 साल ये दोनों पार्टियां जो पिछले 2 साल से हुकूमत में हैं, यही पार्टियां उन 28 साल में भी थी। तो ऐसा क्या काम इन लोगों ने किया था कि इंडिया 30 गुना बेहतर हो गया? दरम्यान में मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई ना सर, 99 से 2000 से लेके 99 के बाद तो मुशर्रफ साहब आ गए ना सर, 2008 तक 8 साल आ गए ना। चलो 8 साल निकाल, तो 8 साल निकाले, 20 साल कर लेते हैं। इन 20 साल में ये क्या ऐसी बात हुई थी कि ये लोग नहीं कर सके थे? और ये याद रखिए, IMF की बात करते हैं, मेरे ख्याल में 24 IMF के प्रोग्राम्स हैं, उनमें से सिर्फ एक जो थे मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में वो कंप्लीट हुआ था, बाकी कोई नहीं कंप्लीट हुआ, खत्म हो गया बल्कि सारे। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम का जो IMF का प्रोग्राम था, उसमें 6 या 6 समथिंग बिलियन डॉलर थे, और ये 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ $3 बिलियन लिए, हाफ लिए, बाकी तो लिया नहीं है। नहीं, वो इसलिए कि आपने डिले कर दिया था ना सर। देखिए, इट डजंट मैटर, आपने इतना डिले कर दिया कि आप फिर उनकी कंडीशंस मानने पे मजबूर हो। इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये याद रखें, जैसे ये कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमीज होती हैं ये 1-2 दिन में नहीं चेंज होती हैं, ये इनको टाइम लगता है। तो अब आप ये याद रखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो मेजर शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उन्होंने वो डॉलर जो कि 100 रुपए पे जमा हुआ था उसको फ्री फ्लोट करा दिया। एग्रीड? अच्छा, 75 पे ले गए आप। नहीं, जिसमें मैं फ्री फ्लोट कर दिया ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू थी ना, इन्होंने तो उसकी आर्टिफिशियल वैल्यू रखी हुई थी। अच्छा, जो उसका अपना नुकसान होता है, जब उसको वो कर दिया तो वो 135 पे थी हमारे आने, क्योंकि ये 25-30 रुपए ये दरमियान में गिरी थी जो केयर टेकर के टाइम पे था, उसके बाद, और वो 175 पे चले गए। अच्छा, उसके इसमें नोज डाइव हुई इकोनॉमी, और वो चली गई 1.8 पे चली गई, आउट ऑफ फ्रॉम जहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा, वहां से जो हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई थी, वहां से कहां चली गई? अगले साल 2021 में किधर चली गई? 5.9 पे चली गई। अगले साल किधर? 6.2 पे चली गई। सो दैट मींस 6.2 पे नहीं पहुंचे थे, 6.2 पे मियां नवाज शरीफ छाप छोड़ के गए थे। वो नहीं छोड़ कर गए, वो 5.97 पे छोड़ कर गए थे। अच्छा, 6.1 पे ही नहीं गई है, सॉरी 6.1 समथिंग। ठीक है, तो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना। अब इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वहां पे इंपोर्ट ज्यादातर जो इंपोर्ट का जो कॉस्ट आ रही थी ना, वो या आपके ऑयल के ऊपर आ रही थी, और लार्ज इंडस्ट्री के जो मशीनरी थी उसके ऊपर आई थी। वो उस पे क्यों आई थी? लार्ज जो स्केल जो इंडस्ट्री है उसकी क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि लोगों ने उस वक्त बूम कर रहा था, आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी, आपकी बाकी इंडस्ट्रीज बूम कर रही, लोग उसके लिए मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे। लोग जिनके पास 100 लूम्स थे वो 200 लूम्स लगा रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो लूम तो है ना यहाँ पे, किधर चले गए? वो यहीं पे है। इन्होंने एक साल के अंदर कमाल कर दिया तो कमाल करता ना, वो 16 महीने के अंदर ही गायब हो गया।
डॉक्टर साहब ऐसे कमाल कर रहे हैं आप। जब दो नालायक लोग इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या होता है, उससे बड़ी नालायकी होती है। 6.1 से -0.17 पे चले गए। डू यू नो दैट्स द बिगेस्ट फॉल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा वैसे कैसे साहब ये देखें, एक तो ये बात डॉक्टर साहब की एक दुरुस्त है कि अगर हम गवर्नमेंट्स का दुरानिया निकालें तो आप लोग ही हुकूमत में रहे हैं, पीपल्स पार्टी रही, आप रहे हैं, और फिर आप इकट्ठे रहे हैं और अब आप फिर इकट्ठे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी और की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी भी आपको कबूल करनी पड़ेगी। आज अगर माशी हालात खराब है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। दूसरा ये है कि वो एक ये डॉक्टर साहब का नैरेटिव ये है कि क्योंकि नालायकी आपकी सतह पे, उस वजह से आप हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इससे बेहतर था कि इमरान खान के पास हुकूमत रहने देते आप। देखिए बात सुनिए, हम क्योंकि इकोनॉमिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, हम पार्टियों की बात को एक तरफ रखें। हम देखें पूरे ओवरऑल क्या हुआ है। किसी भी वक्त हम कर्जे लेते रहे, हम लेके उस पे आवाम पे बोझ पड़ता रहा, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते थ्रू आउट। हमारे दौर में भी हुआ, इन्होंने और ज्यादा कर लिया। जी मैं आपको ये बताऊं कि टर्फ का $3 अरब, 3 अरब, जब हमारे पास वैसे ही रिजर्व नहीं थे तो इनसे पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से, $3 अरब कोई 100-150 अमीर लोगों को दे दीजिएगा 0% इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, तो मंगा लें। वो कोई जिस वक्त हालात खराब हैं, रिजर्व है नहीं, और आप और वो इंडस्ट्री, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे ऊपर भी एतराज करते हैं कि आप बार बार टीवी पे ये बात क्यों करते हैं। देखिए वो जो मशीनरी आई वो अभी तक पूरी की पूरी स्टार्ट भी नहीं हो सकी, और कई चीजें रियल एस्टेट में लग गए पैसे, और ये इनके दौर में हुआ। $3 अरब की पैसे टर्फ में 0% पे दे दिए। ये समझने वाले ही नहीं थे। हमें तो चाहिए कि आम आदमी पे जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, जो मिलियंस लोग हैं, यानी कोई छोटी छोटी कंपनियां या ग्रोर्स हैं, तो उनको पैसा देते कर्जा। इस वक्त अभी भी 93% कर्जा सिर्फ अमीर आदमियों को मिलता है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने सही कहा कि हम जो मराहत हैं जो जा रही हैं अमीर आदमी को, और जो मराहत याफ्ता तबके को जो अभी टैक्स देता है वो तो ठीक है, और जो उसको टैक्स भी बचा रहा है, और उसमें हमें फैसला करना पड़ेगा ना कि क्या करें। हम उन लोगों में कर्ज दें, उनको सहूलियात दें। हम जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि काश्तकारों को हम ये प्रोवाइड करें ना कि सीधा वो डायरेक्ट अपना बनाएं, बिजली लें। मकसद जब ये सोलर पैनल है, हाँ देखिए उसमें ना एक शेख साहब मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल फिर आपके पास ही छोड़ के जाऊंगा। इशू ये है कि मैं खुद देख रहा था, पाशा साहब जो जाहिर है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने एक जगह वो बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे जो खते गुर्बत से नीचे आबादी है उनके 12 करोड़ लोग हैं, उन 12 करोड़ लोगों पे स्टेट 460 अरब रुपए खर्च करती है साल में, और उसके मुकाबले में जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जमींदार हैं, जो बड़े जमींदार हैं, जागीरदार हैं, उन सब पे 4,500 अरब रुपया उनको मराद दी जाती है। तो गरीब के साथ कोई क्या हो रहा है और अमीर आदमी के साथ क्या हो रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लगानी पड़ेगी। नहीं लगाएंगे तो वाकई जो इमरान खान की आवाज है उसको लोग सही समझेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा कैसे शेख साहब कि इस IMF के जो एग्रीमेंट है उसके बाद आम आदमी कहां स्टैंड करेगा पाकिस्तान में, वो इस महंगाई को बर्दाश्त कर सकेगा? आपने सही कहा ना जी, डॉक्टर पाशा साहब की जो आपने बताया वो सही बात है ना कि आम आदमी को हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा ना। ये जो सब्सिडीज हैं और जो मराहत हैं वो अमीर को कम करके ये स्विच करनी पड़ेगी ना। ये उनका तो IMF का क्या कसूर है? हमने 23 प्रोग्राम किए हैं। हम देखिए IMF तो सिर्फ ये कहता है कि आप अपने बजट को बैलेंस करें, वो हमें कहता है आप अपनी आमदनी और अपने खसारे को तवाज़न करें। इसमें हम क्या IMF क्या और करे? आप कर्जा पे कर्जे लेते जाएं, और आपका 70% ये देखिए जब इमरान खान आए तो उस वक्त फी का कर्जा जो था एक आदमी का 1 लाख रुपया था, अब वो 2-2.5 लाख रुपया हो गया फी का। जो नया पाकिस्तानी पैदा भी होता है वो 2-2.5 लाख रुपया कर्जे में पैदा होता है। अब बताइए कि IMF तो यही कहता है ना, तो वो हम ये हमारा काम है हुकूमत का कि हम ठीक करें जो मराहत याफ्ता तबका है उसको कम करके वो जो कम से कम उन पे बोझ डालें, इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं डालें। आम आदमी को और ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने की सकत ही नहीं है उसमें जो हालात हैं।
तो इसलिए उनका IMF तो ये कह रहे हैं आप बैलेंस करें अपने, और आप अपने आमदनी को या तो बढ़ा लें या अपने अखराजात को कम कर लें। IMF भी कह रहा है कि आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, आपको गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, आपको अपना टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा और टैक्स के में भी आपको इजाफा करना पड़ेगा। तो क्या इस इकोनॉमी के अंदर इतनी जान है कि ये कर सके सब कुछ? इसमें बहुत जान है। इसमें जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान की इकानमी में इतनी ज्यादा जान है, हम सब ने मिल के उसका फायदा ही नहीं लिया। देखिए ये हमारे ही करीब सारा इस वक्त दुनिया में जो तरक्की हो रही है ना, वो अमेरिका में नहीं हो रही, वो यूरोप में नहीं हो रही, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे रीजन में है। लोग यहाँ परसू कर रहे हैं कि जॉइंट वेंचर लगाने के लिए या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे जैसे ही लोग हैं, वहाँ पे $80 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेट आ रही है। हम अपने कारोबार को फरोग दें ना, हम अपनी इकानमी में ग्रो करें। चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हमारा रीजन तरक्की कर रहा है 6 से 8% तक, और हमारे यहाँ 2% ग्रोथ हो रही है। तो IMF तो ये कहेगी ना कि आप ज्यादा कर रहे हो और कैसे लेंगे। हम जो कह रहे हैं बिजली की बढ़ाओ, तो कह रहे हैं आपके यहाँ चोरी खत्म नहीं हो रही, हम नहीं कर पा रहे ना। हम बिजली का जितनी हमारी लागत है उससे कम वसूल हो रहा है। 1000 अरब रुपए अगर आप कम वसूल करेंगे तो IMF क्या कहेगी आपसे? ये अब हमारा काम है, हमें चैलेंज मिला है और इसमें हम बात ठीक है। ओके, बात ठीक है। डॉक्टर साहब आम आदमी रुकिए कैसा, डॉक्टर साहब ये फरमाइए, गवर्नमेंट कर सकेगी इन चैलेंजेस को पूरा? किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट है ये तो गवर्नमेंट है जो हर कुछ अरसे बाद कभी एक नोटिफिकेशन चेंज कर दे, कभी दूसरी नोटिफिकेशन चेंज कर दे। गलत हो जाती, ठीक कर लेते हैं। गलत हो नहीं जाती है ये इनकी कैपेसिटी है। आप इरसा की बात कर रहे हैं, इरसा के चेयरमैन, ये जो मर्जी भी है ना, ये पूरी गवर्नमेंट ही ऐसी है, ये इनकी कैपेसिटी है। अच्छा, लेकिन एक अभी नोटिफिकेशन हुआ कल, मैं आपको आज कहता हूं चेंज नहीं होगा। वो एयरफोर्स के चीफ जो है ना, उनकी एक्सटेंशन हुई 1 साल। वो इनकी हिम्मत क्या मतलब? ये कर सकते हैं, इनको तो क्या ये करो, उन्होंने कर दिया। देखिए ये जब आप इलेक्टेड ना हो ना, तो फिर आप क्या स्टैंड लोगे? जो ही इलेक्शन के लिए वो जो ही उनको आंखें दिखाएंगे, कहेंगे अच्छा ठहर जो जी, एक और कमिश्नर जो है बीच में बयान दे देगा, ये फिर उठ होकर बैठ जाएंगे, वो आके कह देगा कि ये आपको पता है ये कराची में वो कौन सा हल्का है, 290 है, और उसका जो सिंध का जो है PS 91 है। नेशनल असेंबली में 2900 वोट्स हैं उस हल्के में, सारे के सारे MQM को पड़े, किसी और पार्टी को 0 वोट। अच्छा, पॉपुलर होगी ना पार्टी, है ना, वही पार्टी। जब आपके हल्के में आपको वोट पड़ जाते हैं, आपका ठीक है, दूसरे हल्के में पड़ जाते हैं, गलत है। साहब, प्रोविंशियल असेंबली में उनको एक भी वोट नहीं पड़ा। ये कैसा वोटर है 2900 के नेशनल असेंबली में 100% उनको देते, प्रोविंशियल असेंबली में 0% देता है। नहीं मुतमईन होगा वोटर उससे। खैर अभी आप कह रहे थे, मैं मान लेता हूं। अच्छा, आपने एक बात, ये सीधी बातें क्यों नहीं मानते आप? मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने अभी बात की, वो शुरू में लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात की जो है, ठीक है। आपको पता है 1.1% ऑफ द लैंडलॉर्ड कंट्रोल 24% ऑफ द एरेबल लैंड। आप पंजाब, ठीक है। तो ये, और वो लोग कहां बैठे हुए? नहीं तो आप कर लेते हैं ना, लैंड रिफॉर्म्स आप कर लेते हैं। 1 मिनट, क्योंकि सारे जमींदार आपकी पार्टी में आ गए। नहीं, हमारी पार्टी में कोई, डॉक्टर साहब देखें तो हमारी पार्टी में जमींदार ऐसे कोई नहीं आया। साउथ पंजाब के तमाम लोगों को, 2-3 बिजनेसमैन आए, साउथ पंजाब के लोगों को देख लेते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको इस बात का पता है कि जब आप कह रहे थे ना कि इमरान खान की बात लोग सच समझना शुरू कर देंगे, नहीं, इमरान खान की बात ही सच है। वो जो कह रहे वो सच है। आपका क्या मतलब है? इमरान खान की बात है, वो जो मरवत साहब कह रहे हैं वो ठीक है, ये असद कैसर साहब कह रहे हैं वो ठीक है, इमरान खान यूसुफ कह रहे हैं वो ठीक है, या गौर खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान की वो बात जो इमरान खान कहता है वो सही है, तो सही, सारे तर्जुमान है, बाहर निकल के बात कर रहे हैं ना। इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आप एक बात करते हैं, आपका एक वीलॉग आता है, उसकी मैं कुछ और इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं, कोई और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन बड़ा फर्क हो जाता है। देखिए, आपके जहन क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसको बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। इमरान खान ने बताया है कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में उनके लीडर ने सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की
की है। पाकिस्तान के लीडर्स ने सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से उठा के बाहर कर दिया है। फिर आप कहते हैं बिजली महंगी हो रही है। मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने अपने मुल्क में 9 सेंट्स के ऊपर उनको मिल जाती है, हम लोगों ने 14 सेंट्स में ये आईपीपीस पे किया हुआ, किन लोगों ने किया है? आपका सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा जो इस वक्त तकरीबन 5 अरब के करीब 5 खरब के करीब चला गया है, ये किन की वजह से? आपके पास गवर्नमेंट थी, आप कर सकते थे ठीक। सर हम लोगों ने कोशिश की थी। अच्छा हम लोग आप एक पेज पे थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा कम टाइम हुआ है कि एक पेज पे हो फिर भी परफॉर्म नहीं कर सके। अभी क्या हो रहा है? ये एक पेज पे नहीं है बस, ये उन्हीं के तो पेज पे, इनका तो अपना पेज ही नहीं है। तो आप अपने पेज तो पेज ले आप अपने पेज के पास इनको छोड़े, इनका तो पेज ही नहीं है। मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताता हूँ। आप जो बात कर रहे थे सोलर पैनल्स की कि ये इसको कर ले, वो ये पूछना चाह रहे थे सोलर पैनल्स का ठेका किसको दोगे? क्या मतलब? ठेका नहीं है भाई, बिजनेस है। उनके बेटे आए हुए ना, वो ठेका लेंगे सोलर पैनल्स का। देखिए लंबी ऐसी बातें। मुझे एक बात बताएं, हमने सुनने में आया था कि बाज लोग थे कि वो सोलर पैनल के डीलें कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और वहां पे इटली में टर्की में भी हमने उनको देखा था, वहां बैठे हुए थे, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी बैठे हुए थे। ठीक है, देखिए बात ये हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जो हूं ना, मेरे पास टोटल 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मेरे बेटे के पास 5 अरब रुपए हैं। हालांकि मेरा बेटा अभी 17 साल का है, मुझे नहीं समझ आती वो केड़ा बिजनेस करता है 17 साल में के 5 अरब। ये बातें सारी पुरानी हो गई हैं। आपकी गवर्नमेंट थी, आप उनको बाकायदा सजाएं दिलवा देते, आप नहीं दिलवा सके, किसी जगह कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर सके, पुरानी बात होगी। अब ये पुराने खाते हैं, इसको खोलने का जिस दिन मेरा कोई ऐसा दोस्त जिस दिन मेरा ऐसा जज दोस्त आ जाएगा ना, जो मेरे सारे बिजनेस के जो जिस केस में सारे शवाहिद है ना, उनको कह देगा यार तुम इसको सुन ही नहीं सकते हो, तो उस दिन के बाद मैं उस वक्त जजेस भी आपके पास थे सर, और भी बड़ी चीज उससे पहले मैं ब्रेक लेने एक लाख खपा नहीं होना। एक लाख चीज इन्होंने कहा था कि वो पैसे हम लोगों ने लिए थे, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $52 बिलियन लिए थे लोन, और $36 बिलियन वापस किए थे। क्या मतलब है? मतलब हमारा डेफिसिट 31% था। पीएमएलएन ने $49.7 बिलियन लिए थे, 27 बिलियन वापस किए थे, नेट डेफिसिट 45% था। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4% ज्यादा लोन लिए, और आप किसी और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं है, इसी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अच्छा मुझे ब्रेक लेते हैं। कैसी शेख साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट जो है, जो जाहिर है इतने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रेशर करने से जो इरसा के चेयरमैन का नोटिफिकेशन है वो वापस हो जाता है, तो बड़े बड़े फैसले कैसे करेंगे? आपने आईएमएफ के साथ डील करनी है, और आईएमएफ ने कहा है कि आपको ये जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है सारी बेचनी पड़ेगी। पीआईए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पीआईए नहीं बेचने देगी, तो कैसे करेंगे फिर? ये छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपकी गवर्नमेंट कैसे करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतना ज्यादा प्रेशर है कि आप इरसा के चेयरमैन लगाते हैं और प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, और साथ प्राइम मिनिस्टर को अपना नोटिफिकेशन साथ ही वापस लेना पड़ता है। कल आपको पीआईए अगर आप बेचने का फैसला करते हैं और उसकी बिड करना शुरू करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नहीं बेचने देती, तो कैसे करेंगे फिर? देखिए, ये जो लोगों ने मैंडेट दिया है ना, कि एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया। सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है जो पीटीआई जिनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, जो इलेक्टेड सीटें हैं नेशनल असेंबली की। उसके बाद मुस्लिम लीग की तीसरी पीपल पार्टी की है। अब कोई भी जमात खुद तो हुकूमत बना नहीं सकती थी। हम चाहते थे कि पीटीआई के सपोर्टर जो है वो हुकूमत बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उन्होंने मैंडेट लिए, लेकिन वो हुकूमत बनाना ही नहीं चाह रहे। पीपल पार्टी ने भी उनको ऑफर की कि आप बना ले हमसे मिलके। अब जब उनको वो तो चाह रहे हैं कि फिर और इलेक्शन हो, मुल्क में इंतशार ही होता रहे, और ये स्टेबिलिटी आए नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आए। जिस तरह वो खत लिख रहे हैं आईएमएफ को, या जिस तरह वो यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि आप हमें जीएसपी प्लस खत्म करें। तो मेरा मतलब जो आपका सवाल है, पीपल पार्टी भी ये समझती है कि जब तक ये कोलिशन हो तो तब मुल्क चलेगा। मुल्क की मुईशत तो डूब रही है। हमें पीपल पार्टी के ऊपर मैं समझता हूं कि उनका बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने मैंडेट दिया। हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो अलग अलग है, वो उन्होंने लेकिन जो हमें कहा है कि आप हुकूमत बनाएं और आप चलें और कामयाब करके दिखाएं जो आप कहते हैं, तो वो हम उनको कन्विंस करेंगे। एनएफसी अवार्ड का क्या करेंगे? आईएमएफ की कंडीशंस के अंदर वो शामिल है,
निजकारी IMF की इस कंडीशन में शामिल है, गवर्नमेंट के अखराजात कम करना ये उसके अंदर शामिल है। ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी, तो कैसे चलाएंगे गवर्नमेंट आप? तो पीपल पार्टी क्या देखिए वो भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट चले। अगर फर्ज कीजिए वो हम उनको कन्विंस करेंगे और जो कुछ हम समझेंगे, कुछ वो समझेंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा, अगर वो हमसे नहीं चलने देंगे तो क्या होगा? आप बता दीजिए क्या सिनेरियो बनेगा? फिर पीपल पार्टी के मफाद भी उसी में है, मुस्लिम लीग के मफाद भी उसी में है और PTI के मफाद भी इस मुल्क के इकानमी के ग्रोथ में है। क्या होगा? फिर इलेक्शन करवाएंगे। वो तो मुमकिन नहीं है कि आप हर वक्त इलेक्शन दोबारा कराते रहें। तो पीपल पार्टी कन्विंस है इस वक्त। उन्होंने हमें कहा है कि आप चलाइए हुकूमत, हम आपको सपोर्ट करते हैं और ये चलाना पड़ेगी मुल्क के मफाद में। इसके बगैर IMF ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जो कि हमारे मुल्क के नुकसान में हो। वो तो हमें कह रहे हैं कि अपना खसारा कम करें। इसमें तो तमाम पार्टियां एग्री करती हैं। आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें सब पार्टियां मिलके और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। अगर ये मुल्क चलाना है, मुल्क एक का नहीं है, सब हम मुहब्बे वतन पार्टियां के मेंबर हैं जो बने हैं और सब रियलाइज कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो जैसे आपने कहा ना कि मराज ज्यादा है, अखराजात ज्यादा हैं, उनको कम करना चाहिए। और स्पीकर साहब ने आज बड़ा अच्छा कदम उठाया, उन्होंने 6 सिक्योरिटी की गाड़ियां वापस कर दी, कुछ 40 का स्टाफ उनके घर पे था वो उन्होंने असेंबली में वापस भिजवा दिया, अच्छा किया। लेकिन साथ ही मरियम नवाज साहबा जो है उनकी जो सरकारी गाड़ी है उसके टायर तब्दील हो रहे हैं 2 करोड़ 73 लाख रुपए में। तो आपको एक जगह स्टिक करना पड़ेगा, या आपको स्पीकर साहब के फार्मूले पे जाना पड़ेगा या मरियम नवाज साहबा के फार्मूले पे। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद मैं मिनिस्टर बना हूं, मैं ये बड़ा सीरियसली कंसीडर कर रहा हूं। मैं फैसला करूंगा, मुझे अपनी तनख्वाह मैं नहीं लूंगा और मैं तनख्वाह किसी इदारे को दे दूंगा या कुछ ऐसा। हम सबको मिलकर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस वक्त कुर्बानी देने का वक्त है। हम सब मुल्क को बचाएं। किस तरह मईशत ये तो इन्हीं ले रहे थे। ये जब 16 महीने हमारी हुकूमत आई, मैंने एक तकरीर की है कोई 25 मिनट की असेंबली में। मैंने कहा ये कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, जल से जुलूस कर रहे हैं, हम डूब रही है, हमारी इकानमी वेंटिलेटर पे है। मेरे ये अल्फाज हैं, पहले अपने मुल्क को बचा लो, अपनी जो स्टेट है उसको बचाओ। और ये हकीकत है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है। मैं कह दूं आपने गलत किया, वो कह दे। ओवरऑल मिलजुल के हमारा मईशत का हाल तो सबके सामने है। हम सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मुल्क में जो लोग जिन्होंने फायदे उठाए, हम सब ने फायदे उठाए हैं। ये मुल्क था तो हमने अपने सारे जो भी कारोबार और इंडस्ट्रियां लगाई हैं। मेरी फैमिली को वाहिद एक फैमिली है जिसको ये एजाज हासिल है कि तीनों चैम्बर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मैं सबसे ज्यादा वोट लेके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। मेरा फर्स्ट कदम फैसला मतलब ये है कि हम सबको इस वक्त मिल के ये जो झगड़ा कर रहे हैं ना, एक दूसरे को चोर डाकू कह रहे हैं। ये अभी भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनके साथ रेगुलर प्रोग्राम करता हूं और ये समझते हैं मामलात को। इनको ये मेरे लिए ज्यादा मुहब्बे वतन है। लेकिन बात ये है कि ये खुद मुझे बता दें कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के कि हम जाके यूरोपियन यूनियन को कहें कि GSP प्लस खत्म कर दो, IMF को, ये तो क्या अच्छी ये तो। और मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, मुझे ये एक बात बताएं, एक डॉक्टर साहब बात बताएं, क्यों नहीं निकालते? रुकिए शेख साहब, अब उनकी बारी है, बोलने था। देखिए इस तरह है, मैं सिर्फ एक लफ्ज कहता जी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी शेख साहब, जी शेख साहब बोले। जी मैं कहना चाह रहा था कि ये $3 अरब जो है इस वक्त, क्या ये मुनासिब था कि चंद अमीरों को 0% इंटरेस्ट पे दे दिया जाए जो PTI हुकूमत ने किया? इसका कोई जवाब वो सर माजी है, वो आप इनके ऊपर करते रहेंगे, ये आपकी माजी की फाइलें खोल देंगे, उससे पाकिस्तान नहीं बचेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी भाई देखिए इस तरह है कि सबसे पहले तो हमें एक चीज देखना चाहिए कि पाकिस्तान में आज तक हम लोगों ने किन किन लोगों के कर्जे माफ करवाए हैं, वो कर्जे क्यों माफ करवाए, वो तो एक बड़ी बात है, ये भी चेक करना चाहिए। लेकिन देखिए आप जब कहते हैं ना कि हम लोग क्यों नेगेटिविटी की तरफ है, अगर आप फर्ज करें मैं आपको ये कह दूं कि आपके इस कमरे के अंदर जो कैमरे हैं इनका स्टैंड जो है, जो पहिए ये स्टैंड है वो बैलेंस नहीं है, एक टूटा हुआ है, 2 हैं। तो क्या आपके वो वीडियो हो रही है, पिक्चर आ रही है, क्या वो बैलेंस रहेगी? वो कब हिल रही होगी, कोई बंदे से हिल गया।
आपने सबसे पहले अपने बेसिक्स को ठीक करना है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तस्वीर चला लें या तस्वीर रहने ठीक है, ठीक है। तो चल रही है टेढ़ी है लेकिन चल तो रही है। नहीं, गलत है। यही काम पिछले तकरीबन 40-50 साल से हो रहा है, और यही वजह कि पाकिस्तान आज तक सही जग सही तरफ जा नहीं सका। क्यों? हम लोगों ने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, और हम कहते हैं चलो यार मट्टी पाओ चला, नहीं, मट्टी नहीं पाओ और मत चलाओ। आप अपने आप को, जब तक आप अपना बेसिक ठीक नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते। जब तक आप अपना बेसिक भी ठीक करें ना, आप अपनी पार्टी को ठीक कर लें, पार्टी का एक तर्जुमान तो तय कर लें आप पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए फार्मूला तो ठीक कर लें। I am worried about this country, not worried about my political party. I am worried about this country. अच्छा, उस मुल्क के लिए प्रॉब्लम ये है, ये मुल्क तब जाएगा, स्टेबल होगा जब यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी? जब जो अवाम जिसको वोट दे रही है वो लोग सामने नजर आए। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, इन कैमरामैन ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किनको जिनको वोट पड़ा है उनका वोट निकला नहीं है, वोट कहीं और से निकल रहा है। उसके लिए तरीका यही है डॉक्टर साहब कि आपको बैठ के इनके साथ को फार्मूला तय करना पड़ेगा। फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला तय करें। मुझे एक बात बताएं, इंडिया के साथ अगर बैठ सकते हैं इनके साथ भी बैठ सकते हैं। कौन बैठा है इसके बगैर? इंडिया के साथ कौन बैठा है? सर वो जो छोटे माजी है, फिर वो नहीं, इंडिया के साथ कोई बैठा नहीं है। साहब इनकार किया था कि देखिए मेरी बात सुनिए, मोदी साहब को तो मैसेज करते रहे आप सर, और इमरान खान साहब कहते रहे मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। पहले मुझे वक्त खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं हुई थी। हम लोगों का एक स्टांस है, प्रिंसिपल स्टांस है, उस प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल स्टांस है। हाँ, अगर मैं एक बात कहता हूं कि यार ये करना है, अगर उसने ये कर लिया तो मैं ये करूंगा, अगर वो नहीं करता मैं वो नहीं करूंगा। हमने देखिए बेसिक प्रिंसिपल स्टांस ये था। शुक्रगुजार हूं खासात, यहाँ पे ये सेगमेंट खत्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ होंगे और वो ये बताएंगे कि IMF का जो एग्रीमेंट हो रहा है वहां पे पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरक सलीम साहब, माशी माहिर हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर ये फरमाइए सर, ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहा है पाकिस्तान का, एक तो पुराना एग्रीमेंट है वो मैच्योर हो रहा है और नया भी हो रहा है, तो ये होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या कंडीशन होगी, और अगर नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी? देखिए एक तो जनता अच्छी खबर है और उसके साथ एक बुरी खबर भी लगी हुई है। अच्छी खबर यह है कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसमें लगभग 26-27 जो कंडीशनैलिटीज थी, जो डिमांड थी, जो आदाफ थे, वो तकरीबन सारे पूरे हो गए। तो वजारत खजाना ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तकरीबन सारे आदाफ जो है, टारगेट जो है वो पूरे कर दिए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अगले 4 या 5 हफ्ते के दौरान हमें वो $1.1 अरब की जो आखिरी किस्त रह गई है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, वो हमारे खजाने में जमा हो जाएगी, ये मेरी उम्मीद है। अब आ जाए स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद वाला मामला। देखिए अप्रैल, मई और जून जो 3 महीने हैं उसमें हमारी अदायगियां हैं कोई $4.5 अरब की, और अगर स्टेट बैंक का खजाना देखें तो उसके पास कोई $8 अरब पड़ा है। अगर आप 12 महीनों की अदायगियों में चले जाएं तो जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लगभग $25 अरब की है। तो IMF के बगैर तो जीना मुमकिन नहीं है। IMF के बगैर हम अपनी अदायगियां पूरी नहीं कर सकेंगे। अब जरूरत इस चीज की है कि एक ठोस किस्म का, उसको क्रेडिबल किस्म का रिफॉर्म एजेंडा बनाए, जो हमने बनाना होगा, जो हमारी वजारत खजाना ने बनाना होगा। तो वो खजाना एक ठोस किस्म का रिफॉर्म एजेंडा लेके IMF के पास जाए, और अगर उसके पास रिफॉर्म एजेंडा ठोस किस्म का होगा तो फिर हमारी जो टीम है वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो निगोशिएट कर सकती है IMF के साथ। अब सवाल यह कि क्या हम ठोस किस्म का माशी प्लान आ सकते हैं, और क्या इस बार हम सीरियस होंगे? क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि हम एक प्लान बना लेते हैं लेकिन फिर उसके ऊपर अमल नहीं करते। देखिए इस दफा मामलात हैं 2 सबसे बड़े मामलात हैं, एक बिजली का और एक गैस का। बिजली के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, तवानाई की वजारत है, उसको एक ठोस किस्म का प्लान बनाना होगा कि 3000 अरब का जो गर्दिशी कर्जा पहुंच गया है उसका हल क्या है।
और गैस वाला भी मामला कोई 3,000 अरब पे गर्दिशी करदा गैस का उसके अलग पहुंच रहा है, उसका हल क्या निकालना है। तो यहाँ सिर्फ वजारत खजाना का रोल नहीं है, यहाँ पे एक तरफ तो वजारत तवानाई का होगा जो एनर्जी डिवीजन है, और दूसरी तरफ जो फिस्कल डिसिप्लिन है, यानी कि जो हुकूमती अखराजात और हुकूमती आमदन में फर्क आ रहा है, कोई 8,500 अरब का, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना बुलंद कभी नहीं हुआ। तो 3 बड़े इश्यूज हैं और आप समझिए 2 या 3 बड़ी वजारतें हैं जिनको मिलकर ये क्रेडिबल रिफॉर्म एजेंडा बनाना होगा। और एजेंडा बनाने के बाद एक मजबूत किस्म की टीम चाहिए होगी जो IMF के साथ बैठ के निगोशिएट कर सके। तो ये 2 चीजें जो हैं, ये इसके बगैर मामला जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक, अब आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, ये फरमाइए औरंगजेब साहब ये कर पाएंगे? देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे ममालिक में एक वेव सी चली है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वजीर खजाना जो हैं, वो बैंकिंग के शोबे से लिए गए, चाहे वो बरतानिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस में, जर्मनी में, इंडिया में बड़े मशहूर बैंकर जो हैं, जो उनके वजीर खजाना रह चुके हैं। क्योंकि अब आजकल का जो कारोबार है, जो रियासती कारोबार है, उसमें बैंकिंग का बहुत बड़ा दखल होना शुरू हो गया है। जहां तक वजीर खजाना साहब जो अपॉइंट हैं, उनका ताल्लुक है, वो आलमी बैंकर रह चुके हैं, वो नेदरलैंड में बहुत अच्छा रहे हैं, वो ABN AMRO के साथ काम कर चुके हैं, वो JP Morgan के साथ काम कर चुके हैं। उनका नेगोशिएशन स्किल भी है, उनके पास बैंकिंग तजुर्बा भी है, और उनके पास आलमी दुनिया, आलमी मालियाती इदारों से डील करने का तजुर्बा भी है। क्या वो कामयाब होंगे? दिस ओनली टाइम विल टेल। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा साहब, आपने गुफ्तगू फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।